अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीकेनाक थर्मोडायनेमिक्स के जो चैप्टर 4 है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके जो भी अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4.1 जिसमें बोल रहा है एन इंजन इज टेस्टेड बाय मींस ऑफ अ वाटर ब्रेक एट 1000 आरपीएम द मेजर टॉर्क ऑफ द इंजन इज 10,000 न्यूटन मीटर and the water consumption of the brake is 0.5 meter cube per second. Its inlet temperature being 20 degree. Calculate the water temperature at exit. ये निकालना है हमको। Assuming that the whole of engine power is ultimately transformed into heat. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इंजन पावर वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी से हमको फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एग्जिट निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशन क्या हो सकता है? एक है कि पहले तो जो टॉर्क है वो वैल्यू दी है, आरपीएम है वो दी है, और इंजन पावर बोल रहा है। तो इंजन पावर अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 10,000, ओमेगा हो गया 2 पाई इंटू 2 पाई n/60, एन दे रखा है 1000 आरपीएम डिवाइडेड बाय 60। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.0472 इंटू 10⁶ वॉट्स या जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गई भाई पावर। अब यही पावर इज अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू हीट, यानी कि यही पावर को अगर हम इक्वेट कर देंगे जो टोटल हीट की वैल्यू होगी, यहाँ पे वही हीट है सेंसिबल हीट एमसीपी डेल्टा टी। तो अगर हमको फाइनल टेम्परेचर निकालना है तो उसको फॉर एग्जांपल टी मान लेते हैं, यानी कि एमसीपी डेल्टा टी वही ये बराबर हो जाएगी इस पावर के। ठीक है, इसको हमने ये इक्वेशन लिख दी। अब मास फ्लो रेट, यानी कि हमको पता है मास फ्लो रेट यहाँ पे वो क्या है, वो है 0.5, यानी कि ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड में। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिएगा। सीपी हमको पता है वाटर का क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, डेल्टा टी, अब टी हमको पता है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, उसको फॉर एग्जांपल टी मान लेते हैं, और इनिशियल टेम्परेचर 20 पता है, यहां दे रखा है इनलेट टेम्परेचर इज इक्वल टू 1.0472 इंटू 10⁶। अब इस इक्वेशन से आप जब टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको सीधे टेम्परेचर निकल के आएगा, वो आएगा अराउंड 20, फाइनल टेम्परेचर 20.4986 डिग्री सेल्सियस। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर जो निकल के आएगा वो आएगा, या एग्जिट टेम्परेचर निकल के आएगा 20.4986। राउंड फिगर में इसको 20.5 डिग्री सेल्सियस भी आप बोल सकते हैं। यही आपका है आंसर। ठीक है, अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4.2 की तरफ। क्वेश्चन 4.2 में बोल रहा है इन अ साइक्लिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर्स आर प्लस 14.7 किलो जूल, माइनस 25.2 किलो जूल, माइनस 3.56 किलो जूल और 31.5 किलो जूल प्लस में। अब नेटवर्क निकालना है ना साइक्लिक प्रोसेस। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी थ्योरी वाली वीडियोस है आपको उनमें ऑलरेडी देखा होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि किसी भी साइकिल में, ठीक है, साइकिल में जो नेट हीट होती है वही जो है वर्क डन के बराबर होता है। अब यहाँ पे किसी भी सिस्टम में यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम में तो उसको हम लिखेंगे नेगेटिव, और हीट अगर इनपुट है तो उसको लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कोई साइकिल है, इसमें ये बोल रहा है हीट ट्रांसफर्स आर प्लस 14.7, यानी कि हीट इनपुट है कितना, प्लस 14.7, फिर माइनस 25.2 यानी कि रिजेक्ट हो रही है, माइनस 25.2 किलो जूल, फिर माइनस यानी कि अगेन रिजेक्शन हो रहा है, माइनस 3.56 किलो जूल, और प्लस 31.5 किलो जूल्स। अब जो नेट होगा इसका, ठीक है, वो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W। तो यहां पे अगर हम इसको समेशन Q निकालेंगे तो वो हो जाएगा 14.7 प्लस 31.5 माइनस 25.2 माइनस 3.56। ठीक है, तो ये समेशन Q आ गया हमारे पास निकल के
17.44 किलो जूल्स। यही हो जाएगा हमारा नेटवर्क इन द साइक्लिक प्रोसेस। तो ये समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W, यही हमारा आंसर हो गया। तो समेशन W या नेटवर्क डन फॉर द साइक्लिक प्रोसेस भी हो गया 17.44 किलो जूल्स। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 4.3 की तरफ। दोस्तों देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन 4.3। इसमें बोल रहा है स्लो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ फ्लूइड एट द कांस्टेंट प्रेशर 0.1 मेगापास्कल का दे रखा है। फ्लूइड इज सराउंडेड बाय अ परफेक्ट हीट इंसुलेटर ड्यूरिंग द रिएक्शन विच बिगिंस एट 1 एंड एंड्स एट स्टेट 2, यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 तक इंसुलेशन है, यानी कि कोई हीट रिजेक्शन नहीं हो रहा है ना कोई हीट एडिशन हो रहा है, ये ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद बोल रहा था इंसुलेशन इज देन रिमूव्ड, मतलब स्टेट 2 के बाद हमने इंसुलेशन हटाया और 105 किलो जूल ऑफ हीट फ्लो टू द सराउंडिंग, यानी कि 105 किलो जूल ऑफ हीट रिजेक्शन हुआ सराउंडिंग को एज द फ्लूइड स्टेट गोज टू स्टेट 3, मतलब 2 से 3 हीट रिजेक्शन हुआ 105 किलो जूल का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉलोइंग डेटा पॉइंट्स दिए हैं 1, 2 और 3 स्टेट पॉइंट्स पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज दी हुई है। निकालना क्या है E2 एंड E3 इफ E1 इक्वल टू 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी निकालनी है एट स्टेट 2 एंड स्टेट 3। कैसे करना है इसको जल्दी से देखते हैं। अगर मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा या DQ लिख दिया मैंने, DQ इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस इंटीग्रल PdV, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब Q हो गया, अगर हमको इंटीग्रल इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली Q 1 से 2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर लिख दिया, इंटीग्रल 1 से 2 dV ऐसे लिख सकते हैं। Q 1 से 2 इज इक्वल टू E2 अब माइनस E1 तो यहाँ पे हमें पता है 0 है तो इसको हमने लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 0 प्लस प्रेशर यानी कि कांस्टेंट प्रेशर 0.1 मेगा पास्कल तो हमने लिख दिया पास्कल के टर्म्स में। इंटीग्रल 1 से 2 dV मतलब V2 माइनस V1 सीधे, तो इंटू V2। अब हमको स्टेट पॉइंट 2 पता है, स्टेट पॉइंट 1 पे वॉल्यूम पता है दोनों पे, 0.3 माइनस 0.003। ठीक है, अब पहले स्टेट पॉइंट 1 से 2 कोई हीट रिजेक्शन हो ही नहीं रही क्योंकि इंसुलेशन है, यानी कि ये क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब 0 इज इक्वल टू E2 प्लस 0.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 0.3 माइनस 0.003। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो E2 आपकी निकल के आएगा, E2 आ जाएगा आपके पास -29.7, अगर किलो जूल के टर्म्स में लिखना है तो इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स आएगा, जो कि आप लिख सकते हैं इसको सीधे हटा के किलो जूल्स। आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा E2 इज इक्वल टू -29.7 किलो जूल्स। ये हो गया आपका आंसर E2 का। B3 निकालने के लिए क्या करना है, E3 हो गया हमारे पास, अगेन हम लिख सकते हैं इसको E3 माइनस E2, यानी कि जो Q हो गया 2 से 3 इज इक्वल टू E3 माइनस E2 प्लस प्रेशर अगेन कांस्टेंट रहेगा, यहां पे वो रहेगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटीग्रल 1 से 2 dV, यानी कि सॉरी यहां पे होगा 2 से 3 dV, तो हो जाएगा Q 2 से 3 इज इक्वल टू E3 माइनस E2 अभी हमने निकाला हुआ है तो माइनस ऑफ माइनस 29.7 हो जाएगा प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस 29.7 किलो जूल में ही रहने देते हैं, प्लस 0.1 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां पे आ जाएगा V3 माइनस V2, V3 पता है हमको, V2 पता है, लिख दिया मैंने 0.06 माइनस 0.3। इसको इक्वेशन का आप सॉल्व करेंगे और Q2 से 3 क्या है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। हीट रिजेक्शन हम कैसे लिखते हैं, -105 किलो जूल्स इज इक्वल टू E3 प्लस 29.7 प्लस ये वाली पूरी टर्म। ठीक है, इसमें से आप जब E3 सॉल्व करेंगे उधर ले जाइए तो E3 निकल के आपके पास आएगी किलो जूल के टर्म्स में, E3 आएगा यहाँ पे माइनस
110.7 किलो जूल्स। ये आपका हो गया आंसर E3 का। तो E2 निकालना था, E3 निकालना था। पहले E2 निकाला, E2 को यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। उसके बाद Q2 से 3 हमें पता है हीट रिजेक्शन हो रहा है 105 किलो जूल का, तो डायरेक्टली माइनस लिख सकते हैं हम, -105, क्योंकि हीट रिजेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अगर यहाँ पे होता है हीट एडेड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, ठीक है। E3 यहां से इस इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन से सॉल्व करके हमने निकाल लिया -110.7 किलो जूल। यह हो गया आपका आंसर इसका 4.3 का दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से 4.4 की ओर। अब क्वेश्चन 4.4 में बोल रहा है ड्यूरिंग वन साइकिल द वर्किंग फ्लूइड इन एन इंजन एंगेजेस इन टू वर्क इंटरेक्शंस, कितना कितना 15 किलो जूल टू द फ्लूइड एंड 44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड, and three heat interactions, two of which are known, 75 kilojoule to the fluid, 40 kilojoule from the fluid। अब हमको थर्ड हीट ट्रांसफर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। जैसे कि कोई साइकिल मैंने यहाँ पे बना ली, ये हमारी क्लोज साइकिल हो गई। इसमें बोल रहा है कि वर्क कितना मिल रहा है, वर्क हो रहा है 15 किलोजूल टू द फ्लूइड, मतलब नेगेटिव वर्क हम लिखेंगे क्योंकि वर्क हमको यहाँ पे करना पड़ रहा है फ्लूइड पे, ठीक है। एक है -15 किलो जूल का, और मिल कितना रहा है फ्रॉम द फ्लूइड, मतलब हमको मिल रहा है +44 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड। और 3 हीट इंटरेक्शन हो रहे हैं, एक है 75 किलो जूल टू द फ्लूइड, हमने हीट इनपुट इनटू द सिस्टम प्लस में लिखते हैं, तो 75 प्लस में लिख दिया मैंने। एक ये हो गया Q, एंड 40 किलो जूल फ्रॉम द फ्लूइड। हीट रिजेक्शन क्या होता है, वो होता है नेगेटिव के टर्म्स में लिखते हैं हम, ठीक है। -44 किलो जूल, ये हो गया Q, ये हो गया W। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है थर्ड हीट ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूं कि हीट ऐड हो रही है सिस्टम में, उसको मैंने बोल दिया Q3, वही हमको निकालना है। अगर मैग्नीट्यूड, अगर साइन नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब वो हीट रिजेक्ट हो रही थी। हम मान के चल रहे हैं हीट ऐड हो रही है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा Q इज इक्वल टू, या समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W। तो समेशन Q हमने लिख दिया, वो लिख दिया, साइन के साथ लिखना है हमको, वो हम लिखेंगे +75, ठीक है, -40 और +Q3 इज इक्वल टू -15 +44। यहां से Q3 निकल के आ जाएगा आपका -6 किलो जूल। माइनस आ रहा है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन ली थी वो है रॉन्ग, यानी कि हीट रिजेक्ट हो रही है अल्टीमेटली। तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो जाएगी वो Q3 की इनटू द सिस्टम नहीं होगी, हीट रिजेक्शन आउट फ्रॉम द सिस्टम होगी। तो हम मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया 6, और अल्टीमेटली अगर हमको स्केच करना है तो वो होगा Q3 हो जाएगा रिजेक्शन, ना कि एडिशन। तो इसको हम हटा सकते हैं, अल्टीमेटली जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से। तो उसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर है -6 किलो जूल, या 6 किलो जूल ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4.5 की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4.5, जिसमें बोल रहा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज लोडेड विद फूड एंड द डोर इज क्लोज्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द मशीन कंज्यूम्स 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्रॉप्स बाय 5000 किलो जूल, फाइंड द नेट हीट ट्रांसफर फॉर द सिस्टम। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क डन। अब Q1 से 2 इज इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस वर्क डन 1 से 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद Q1 से 2 यही हमको निकालना है, टोटल नेट हीट ट्रांसफर। तो डेल्टा E वो बोल रहा है ड्रॉप्स बाय 5000। तो अगर मैंने ड्रॉप्स, मतलब हो गया कि पहले मैग्नीट्यूड ज्यादा था, यानी कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 1 वो ज्यादा थी कंपेयर टू इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2, यानी कि ड्रॉप हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज E1 बड़ा था, E2 छोटा है, तो अब ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए डेल्टा E की वैल्यू जो हो गई वो होगी नेगेटिव में। ये हो गया -5000 किलो जूल प्लस, अब यहां पे बोल रहा है कि मशीन कंज्यूम कर रही है एनर्जी, या वर्क जो हमको है वो इनपुट करना पड़ रहा है सिस्टम में। वर्क इनपुट को हम नेगेटिव में लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अगर वर्क मिलता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव में लिखते हैं, बट यहाँ पे वर्क करना पड़ रहा है मशीन पे या रेफ्रिजरेटर पे, तो माइनस में लिखेंगे। और वर्क कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, 1 किलोवाट। 1 किलोवाट मतलब हमने लिख दिया 1 किलो जूल पर सेकेंड इंटू आर। अब आर हो गया 3600 सेकेंड्स,
क्या था, 1 किलोवाट आर था, तो किलोवाट को मैंने लिख दिया किलो जूल पर सेकेंड में, और 1 आर की वैल्यू हो गई 3600, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया। अब Q1 से 2 हमारे पास निकल के आ गया -5000 एंड माइनस ऑफ 3600 किलो जूल्स के रिस्पेक्ट में, ये हो गया -8600 किलो जूल या फिर -8.6 मेगा जूल्स। ये हो गई हमारी आंसर। ठीक है, -8.6 मेगा जूल इसका आंसर। क्वेश्चन 4.6 में बोल रहा है 1.5 kg of liquid having a constant specific heat of 2.5 kilojoule per kg Kelvin is stirred in a well insulated chamber causing the temperature to rise by 15 डिग्री सेल्सियस, फाइंड डेल्टा ई एंड डब्ल्यू। यानी कि पहले तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इंसुलेटेड चेम्बर है, तो जो हीट होगा सिस्टम में, हीट ना ऐड हो रही है ना रिजेक्ट हो रही है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हीट रिजेक्शन या हीट एडिशन है ही नहीं, इसलिए डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ये हो गई इक्वेशन 1। उसके अलावा जो टोटल यहाँ पे कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट है, यानी कि जो भी सेंसिबल हीट एडिशन हो रहा है वो होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी को ही केवल रेज कर रहा है, सेपरेटली हम कोई भी हीट एडेड या रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो डेल्टा ई है अगर हमको उसको निकालना है वो हो जाएगा एम सीपी डेल्टा टी। मास हमको पता है 1.5, सीपी पता है 2.5 किलो जूल पर केजी केल्विन इंटू डेल्टा टी यानी कि 15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ई आपके पास निकल के आएगा 56.25 किलो जूल। 56.25 किलो जूल ये हो गया डेल्टा ई इक्वेशन 1 से। डब्ल्यू हो गया माइनस डेल्टा ई यानी कि -56.25 किलो जूल। ये हो गए आपके दोनों इसके आंसर। डेल्टा ई निकाल लिया हमने, डेल्टा ई और डब्ल्यू दोनों निकाल लिए यहाँ पे, 56.25 किलो जूल और -56.25 किलो जूल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 4.7 में बोल रहा है द सेम लिक्विड एज इन प्रॉब्लम 4.6 इज स्टर्ड नाउ इन अ कंडक्टिंग चेंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1.7 किलो जूल ऑफ हीट आर ट्रांसफर फ्रॉम द लिक्विड टू द सराउंडिंग। ठीक है, टू द सराउंडिंग व्हाइल द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज राइजिंग टू 15 डिग्री सेल्सियस। वो वही है, तो टेम्परेचर डेल्टा टेम्परेचर राइज है वो सेम है एज इन क्वेश्चन 4.6। हमको निकालना है अगेन डेल्टा ई और डब्ल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लिखूं Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखी है -1.7 किलो जूल, क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है टू द सराउंडिंग को। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा ई क्योंकि टेम्परेचर राइज सेम है, तो वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने निकाला था 56.25, उसी को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, प्लस डब्ल्यू। अब यहां से डब्ल्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये इधर चला गया, तो -57.95 किलो जूल, ये इसका आंसर हो गया। डब्ल्यू ये हो गया, और जो डेल्टा ई है वो जो प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर था या जो 56.25 किलो जूल है वो वही रहेगा। तो डेल्टा ई और डब्ल्यू दोनों यहाँ पे आंसर इसके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 4.8 की ओर। क्वेश्चन 4.8 में कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्टेन फ्लूइड आर रिलेटेड एज U इज इक्वल टू 196 प्लस 0.71 T एंड PV इज इक्वल टू 0.287 T प्लस 273। U हो गया स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, T इन डिग्री सेल्सियस, T इन प्रेशर, V स्पेसिफिक वॉल्यूम। फाइंड CV एंड CP। CV एंड CP निकालना है, जहां पे रिलेशन ये दे रखे हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखें CP की वैल्यू, CP होता है डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो H की वैल्यू हो गई यहाँ पे डेल बाई डेल टी, अगर मैं लिखता हूं H वैल्यू हो गई U प्लस PV एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पे U की वैल्यू दी रखी है, PV की वैल्यू दे रखी है, दोनों को सब्सटीट्यूट करेंगे तो CP निकल के आएगा डेल बाई डेल टी। U को रख दिया 196 प्लस 0.718 T प्लस PV की वैल्यू सीधे रख दी 0.287 टाइम्स T प्लस 273 होल ब्रैकेट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव इसको सॉल्व करना है हमको, तो 196 तो कांस्टेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया 0। अब डेल टी बाय डेल टी वो हो गया 1,
यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव वो निकल के आएगा 0.718 प्लस, अब 0.287 डेल टी बाई डेल टी वो भी हो गया, वो भी निकल के आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि डेल टी बाई डेल कैपिटल टी वो इक्वल टू 1 है। उसके बाद 0.287 टाइम्स 273, ये भी एक कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव होता है 0। अब यहां से सीपी की वैल्यू आपको निकल के आएगी, वो आएगी 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। सीपी हमारा आ गया 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हो गया इसका एक आंसर। अब हम सीवी कैसे निकालेंगे? सीवी निकालने के लिए भी सिमिलर अप्रोच है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करना है कि अगर मैं इसको पूरे को इरेज कर दूं, सीवी हम लिख सकते हैं, सीवी हो गया यहां पे, सीवी हो गया यहां पे डेल यू बाई डेल टी, कांस्टेंट प्रेशर, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब डेल यू, अब यू की वैल्यू यहां पे दे रखी है, डायरेक्टली आप यहां पे सब्सटीट्यूट करिए, डेल बाई डेल टी, यू की वैल्यू हो गई 196 प्लस 0.718 टी होल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे अगर 196 का, तो वो 0 हो गया, प्लस 0.78 डेल टी बाई डेल टी कैपिटल टी वो भी हो गया 1, तो हो गया, केवल निकल के आएगा 0.718, तो सीवी की वैल्यू आ गई 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। 4.8 में सीपी और सीवी की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ये उसके आंसर्स हैं। हम लोग बढ़ते हैं 4.9 की तरफ। Frictionless piston cylinder machine from an initial state of 1 megapascal 100 degree Celsius to a final temperature of 30 degree Celsius. If there is no heat transfer, find the net work done for the process. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, Q is equal to डेल्टा E plus W। Q यहाँ पे बोल रहा है 0 है, तो वर्क डन हो गया माइनस डेल्टा E, ठीक है। और डेल्टा E या चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी यहाँ पे M CV dt, या मास हो गया यहाँ पे 2 इंटू सीवी हम लिख सकते हैं 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हो गया केजी में, ठीक है, इंटू डेल्टा टी वो हो गया 100 माइनस 30 यानी कि 70, और इसको भी हम केल्विन में लिख सकते हैं, क्योंकि जो चेंज होगा वो, इसको चाहे आप पहले 100 प्लस 273 कीजिए और 30 प्लस 273 कीजिए, बट जो नेगेटिव, जो चेंज इन डेल्टा इन सेल्सियस और डेल्टा इन केल्विन वो सेम होता है, ठीक है। तो 70 इंटू केल्विन, अब केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, केजी से केजी कैंसिल आउट, किलो जूल के टर्म्स में हमें निकल के आ रही है यहाँ पे, वो आएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये आएगा प्लस 100.52 किलो जूल्स। डेल्टा ई ये निकल के आ रही है। वर्क डन हमको क्या निकालना है, तो वर्क डन हो गया माइनस ऑफ डेल्टा ई, यानी कि माइनस 100.52 किलो जूल्स। ये हो गया इसका आंसर। वर्क डन फॉर द प्रोसेस इज माइनस 100.52 किलो जूल्स। क्वेश्चन 4.10 में बोल रहा है, इफ ऑल द वर्क इन द एक्सपेंशन ऑफ प्रॉब्लम 4.9 इज डन ऑन द मूविंग पिस्टन, शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द पाथ ऑफ द एक्सपेंशन इज गिवन बाय pv टू द पावर 1.4 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम लेते हैं इक्वेशन pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने इक्वेशन मान ली जो इसको एक्सपेंशन प्रोसेस को गवर्न कर रही है। पिछले 4.9 क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो वर्क डन निकल के आ रहा था वो था हमारा, अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म्स पे लेंगे तो वो निकल के आ रहा था माइनस 100.52 किलो जूल्स, ठीक है। यही वर्क डन अब इस पिस्टन वाले प्रोसेस में क्या होता है, वो होगा P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1, और PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो M हम लिख सकते हैं MRT1 माइनस MRT2 होल अपॉन n-1, क्योंकि PV इज इक्वल टू MRT से ये लिख दिया। अब मास हमको पता है यहाँ पे 2 है, R की वैल्यू होती है गैस कांस्टेंट 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, T1 माइनस T2 अगेन 100 माइनस 30 होल अपॉन n-1, ये इक्वेट करेंगे हम वर्क डन के बराबर, जो कि था हमारा 100.52 किलो जूल्स।
ठीक है, यहां से जो आपको n की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 1.3999, या इसको आप कह सकते हैं 1.4। यही हमारा हो गया आंसर। तो जो n की वैल्यू हमने अज्यूम की थी वो हमने इक्वेशन पे अज्यूम की थी पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, n हमारा निकल के आ रहा है 1.4। तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन है इस पाथ को जो गवर्न कर रही है तो वो पी वी टू पावर n को हम लिख सकते हैं पी वी टू द पावर 1.4 इक्वल टू कांस्टेंट। वही हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4.11 जिसमें बोल रहा है स्टेशनरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 kg ऑफ फ्लूइड ऑफ प्रॉब्लम 4.8 expands in an adiabatic process according to PV to the power 1.2 is equal to constant. The initial conditions are 1 megapascal and 200 degree Celsius and final pressure is 0.1 megapascal. Find W and delta E for the process. Why is the work transfer not equal to integral PdV? अब पहले हमको डेल्टा ई निकालने के लिए जो कि होगा एमसीवी डीटी, यानी कि डीटी निकालना है, यानी कि टेम्परेचर एट फाइनल स्टेट यानी कि टी टू निकालना है। वो कैसे निकलेगा, टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन होल टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन, या फिर पी टू हमको पता है फाइनल प्रेशर वो है 0.1 मेगा पास्कल, इनिशियल था 1 मेगा पास्कल, एन है 1.2, पीवी टू द पावर एन दे रखा है तो एन हो गया 1.2 माइनस वन अपॉन 1.2। अब यहां से T2 की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो वो निकल के आएगी 322.25 केल्विन या फिर 49.25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे dq इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस dw ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे dq क्यों है, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि ये जीरो हो गया इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू। तो अब डी डब्ल्यू हो गया माइनस डेल्टा ई। अब इंटीग्रल अगर हम लेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ डेल्टा ई लिख सकते हैं हम एम सी बी डी टी। उसके बाद ये हो जाएगा -2। अब मास कांस्टेंट 2 kg तो वो बाहर आ गया, सीवी हमको पता है 0.718 है इंटू डेल्टा टी, यानी कि टेम्परेचर में क्या चेंज आया, टेम्परेचर में क्या चेंज आया यानी मतलब कि फाइनल टेम्परेचर कितना था वो था हमने अभी निकाला 49.25 माइनस ऑफ इनिशियल टेम्परेचर क्या था 200। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास निकल के आएगा 217.3 किलो जूल्स। तो वर्क डन हो गया हमारा 217.3 किलो जूल्स। और इस वाली इक्वेशन से जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस 217.3 किलो जूल्स। तो इसके दो आंसर आ गए हमारे पास, एक आ गया W इज इक्वल टू 217.3 किलो जूल और डेल्टा ई हो गया -217.3 किलो जूल। अब एक चीज हम और निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में जो बोल रहा है इंटीग्रल पीडीवी, वो कैसे निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इंटीग्रल पीडीवी वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 होल अपॉन n माइनस वन। अब पीवी होता है एमआरटी तो इसको लिख सकते हैं हम एमआरटी1 माइनस एमआरटी2 होल अपॉन n माइनस वन। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए तो m पता है 2, r पता है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, n अगेन हमें पता है 1.2 माइनस वन टाइम्स T1 माइनस T2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को यहां मैं लिख रहा हूं तो ये हो गया T1 माइनस T2। T1 कितना है, T1 है 200 माइनस T2 था 49.25। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका निकल के आएगा 434.4 किलो जूल्स। अब आपने देखा जो इंटीग्रल पीडीवी वर्क है वो है 434, जबकि हमारा जो नॉर्मल वर्क निकल के आया है वो निकल के आया है 217.34। ऑलमोस्ट हाफ है इसका, एग्जैक्टली हाफ है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस है तो ये इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस नहीं है, रैपिड एक्सपेंशन है, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रल पीडीवी के बराबर हमारा वर्क निकल के नहीं आया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे 4.12 की तरफ। क्वेश्चन 4.12 में बोल रहा है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एक्सपैंड्स एट अ कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट प्रेशर है 1 मेगापास्कल एंड इनिशियल वॉल्यूम है 0.03 से एक्सपैंड होकर फाइनल वॉल्यूम है 0.06 मीटर क्यूब with 84 kilojoule positive heat transfer. There is no work other than that done on the piston. Find dE for the gaseous mixture. Same mixture expands through the same state path while a steering device does 21 kilojoules of work on the system. Find delta E, W and Q. तो अब यहाँ पे जो निकालना है हमको, पहले डेल्टा E निकालते हैं, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W. अब यहाँ पे जो हमारा वर्क डन होगा, इस केस में जो पीडीवी वर्क होगा, ठीक है, हमारा जो पीडीवी वर्क होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा P टाइम्स V2 माइनस V1. यहाँ पे है 1 इंटू 10⁶, ये पास्कल्स में कर लिया, ये लिख दिया मैंने V2.06 माइनस 0.03, ये आ गया आपका 30 किलो जूल. ये हो गया पीडीवी वर्क, ये पीडीवी वर्क हो गया 30 किलो जूल. अब इसको अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो Q आ जाएगा डेल्टा E प्लस 30. तो Q यहाँ पे कितना है, अब यहाँ पे लिखा है 21 किलो जूल, अब यहाँ पे लिखा है 84 किलो जूल पॉजिटिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हीट इनपुट इनटू द सिस्टम है, यानी कि 84 किलो जूल इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस जो पीडीवी वर्क है हमारा, तो यहाँ से डेल्टा E आ जाएगा 84 माइनस 30 यानी कि 54 किलो जूल. ये हो गया आंसर डेल्टा E का. अब जो ये वाला W है, ये हो गया टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो कि है 21 किलो जूल ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम थ्रू ए स्टीयरिंग मैकेनिज्म, यानी कि जो W हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा -21 किलो जूल, क्योंकि हमको वर्क करना पड़ रहा है सिस्टम पे. तो एक आंसर ये हो गया इसका. तो डेल्टा E हो गया 54 किलो जूल, W हो गया -21 किलो जूल. अब जो फाइनल जो सिस्टम का वर्क होगा वो क्या होगा, सॉरी सिस्टम का जो हीट होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू अगेन डेल्टा E प्लस W, वो हो जाएगा 54 प्लस माइनस ऑफ 21 इज इक्वल टू 33 किलो जूल. ये हो गया Q का आंसर. तो इसके 3 आंसर हो गए, डेल्टा E 54 किलो जूल, W -21 किलो जूल और Q 33 किलो जूल्स. ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4.13 की तरफ. दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन 4.13. इसमें बोल रहा है अ मास ऑफ 8 kg गैस एक्सपैंड्स विद इन अ फ्लेक्सिबल कंटेनर सो दैट द पीवी रिलेशनशिप ये दे रखी है पीवी टू द पावर 1.2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. द इनिशियल प्रेशर इज 1000 किलो पास्कल, इनिशियल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है 5 किलो पास्कल. इफ द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस बाय 40 किलो जूल पर केजी, फाइंड द हीट ट्रांसफर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. कैसे करना है, अब ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में है, तो पहले तो हम लिखेंगे फाइनल वॉल्यूम हमको नहीं पता है, तो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2 होल टू द पावर n. अब यहाँ पे हमको P2 पता है, या लिख सकते हैं इसको V1 बाय V2 इज इक्वल टू P2 बाय P1 होल टू द पावर 1 अपॉन n. P2 पता है हमको, P2 है फाइनल प्रेशर, वो है 5 किलो पास्कल, इनिशियल प्रेशर था 1000 किलो पास्कल, होल टू द पावर 1 अपॉन 1.2. n है यहाँ पे 1.2, क्योंकि pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, n की वैल्यू 1.2 रख दी मैंने. अब यहाँ से v1 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो टर्म आ जाएगा 5 अपॉन 1000 होल टू द पावर 1 अपॉन 1.2, इसको ये लिख दिया मैंने v2. v2 यहां से निकल के आएगा आपका, v2 आ जाएगा 82.7 मीटर क्यूब. ठीक है, इसको अभी हमको यूज करना है आगे फॉर्मूला में. अब जो यहाँ पे वर्क डन होता है, वर्क डन होता है वो क्या है, वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 होल अपॉन n माइनस 1. अब P1 हमको पता है वो है 1000 किलो पास्कल्स, उसको किलो पास्कल्स में ही रहने देंगे, जिससे कि आंसर हमारा किलो जूल में सीधे आ जाएगा. 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमको पता है इनिशियल वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, माइनस P2 कितना है, P2 है हमारा 5 किलो पास्कल्स, इंटू वॉल्यूम कितना निकल के आया है V2 82.7 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय n हो गया यहाँ पे 1.2 माइनस 1. ठीक है, अब इससे जब W हम निकालेंगे तो ये W हमारा निकल के आएगा फाइनल आंसर, वो आएगा ये आएगा हमारा 2932.5 किलो जूल.
ये आ गया W। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने W निकाला 2932.5 किलो जूल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W है। तो अब डेल्टा E की वैल्यू क्या बता रहा है कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेस बाय 40 किलो जूल पर केजी। जहां पे भी डिक्रीजेस आ गया मतलब कि फाइनल जो वैल्यू है E2 की वो होगी लेस एज कंपेयर टू इनिशियल वैल्यू E1 की। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे लिखा है 40 किलो जूल पर केजी, तो अगर मैंने इसको लिख दिया 40 किलो जूल पर केजी इंटू टोटल केजी कितना है गैस का, वो हमारा दे रखा है 8 केजी। इसको अगर हम ऐसे लिख देंगे प्लस W जो ऊपर वाली वैल्यू है, तो ये भी किलो जूल के टर्म्स में आ जाएगा। तो फाइनल जो Q निकल के आएगा वो आएगा हमारा -320 प्लस 2932.5 किलो जूल्स। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 2615 किलो जूल्स राउंड फिगर में। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 2615 किलो जूल्स। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 4.14 की तरफ। क्वेश्चन 4.14 में बोल रहा है अ गैस ऑफ मास 1.5 kg अंडरगोज अ quasi-static expansion which follows a relationship P is equal to A plus BV where A और B constants हैं. The initial and final pressure are 1000 kilopascal and 200 kilopascal respectively. Corresponding volume, initial volume, final volume दे रखी है 0.2 और 1.2 मीटर क्यूब respectively. Specific internal energy of the gas is given by relation 1.5 times PV minus 85 kilojoule per kg, where P is in kilopascal, V is in meter cube per kg. Calculate the net heat transfer or maximum internal energy attained by the gas during expansion. कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर की वैल्यू है वो उसको हमको पहले कांस्टेंट्स निकालने हैं, जिससे कि हमारा ये फाइनल जो इक्वेशन दे रखी है क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन की, वो हमारी फाइनल एक इक्वेशन मिल जाए पीडीवी वर्क निकालने के लिए। ए और बी निकालना जरूरी है, तो पहले इस इक्वेशन में हम लेंगे P इज इक्वल टू ए प्लस बी वी। इसी इक्वेशन में पहले हम रखेंगे P1 और V1 की वैल्यू, तो एक इक्वेशन आ जाएगी। तो P1 अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू ए प्लस बी, करस्पॉन्डिंग है 0.2 टाइम्स बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेशर P1 और V1 की वैल्यू रख दी 1000 किलो पास्कल और 0.2 रिस्पेक्टिवली। ये इक्वेशन हो गई 1। इसके अलावा एक सेकेंड इक्वेशन फिर से हमने ली, यहाँ पे P2 और V2 की वैल्यू रखूंगा मैं। V2 कितना है? 1.2 है। इसको इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे A और B की वैल्यू जो आएगी, B आ जाएगी यहाँ पे -800। सिंपल है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप तो B की वैल्यू निकल आएगी -800 और A की वैल्यू वापस किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1160। फाइनल इक्वेशन जो हमारी बन के आ जाएगी रिलेशनशिप, वो हो जाएगा 1160 माइनस 800 V। ये हमारी प्रेशर वॉल्यूम में एक लीनियर रिलेशनशिप बन के आ गई। अब यही वाली इक्वेशन को जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रल पी डीवी वर्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वासी स्टैटिक एक्सपेंशन बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रल पी डीवी आराम से यूज कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ पे कितना है? 1160 माइनस 800 V टाइम्स डीवी, यही हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे और वॉल्यूम कहां से कहां जाएगा? वॉल्यूम है हमारा 0.2 से 1.2, तो जो इंटीग्रल की लिमिट है वो भी लग जाएगी वॉल्यूम की 0.2 से 1.2। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 1160 V माइनस 800 V स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे रखेंगे आप लिमिट 0.2 और ये रखेंगे 1.2। तो पहले रखेंगे वॉल्यूम की वैल्यू 1.2 और यहाँ पे भी और स्क्वायर वाले टर्म में भी, और माइनस 0.2 वाली वैल्यू रख के ये जब ये सॉल्व करेंगे आप तो ये निकल के टोटल आपका वर्क आ जाएगा 600 किलो जूल्स। ठीक है, तो अब हमने पीडीवी वर्क निकाल लिया, वो हो गया 600 किलो जूल। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करने के लिए हमको जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है वो भी निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का एक रिलेशन दे रखा है, U इज इक्वल टू 1.5 PV माइनस 85। इसी रिलेशन में अगर हमको निकालना है, इसी रिलेशन से अगर हमको एट इनिशियल एंड फाइनल, मतलब
U1 और U2 इनिशियल इंटरनल एनर्जी या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी और फाइनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यूज, उसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो जैसे U1 के लिए मैं रखूंगा तो वो हो जाएगा P1 V1 माइनस 85। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, P1 कितना दे रखा है, P1 है हमारा 1000, बट यहाँ ध्यान दीजिए किलो पास्कल में है और यहाँ पे भी हमको इस इक्वेशन में किलो पास्कल में ही रखना है, तो कोई यूनिट का कन्वर्जन नहीं होगा। और V1 क्या है, यहाँ पे है मीटर क्यूब पर केजी, बट हमको जो वॉल्यूम पता है वो है मीटर क्यूब में। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करेंगे हम जो मास है उससे, तो ये हो जाएगी पर केजी के टर्म में, ठीक है, माइनस 85। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगी 115 किलो जूल पर केजी। इसी तरह से U2 निकालेंगे, U2 निकालने के लिए इसी इक्वेशन में P2 V2 रख देंगे, तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू P2, P2 हो गया 200 किलो पास्कल इंटू V2 1.2, या स्पेसिफिक के टर्म में 1.5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 85। ये निकालिए, ये आ जाएगा 155 किलो जूल पर केजी। और जो डेल्टा U हो गया वो हो जाएगा U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 155 माइनस 115 इज इक्वल टू 40 किलो जूल पर केजी। अब जो टोटल U हो जाएगा वो हो जाएगा इनटू किलो जूल, वो कितना था 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 किलो जूल आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब जो हीट ट्रांसफर होता है हमारा वो होता है Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो U निकाल लिया हमने, वो 60 रख देंगे, प्लस डी डब्ल्यू या पीडीवी वर्क जो था वो हो गया 600, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 660 किलो जूल। ये हो गया हमारा आंसर, पहला पार्ट का नेट हीट ट्रांसफर हो गया 660 किलो जूल। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी निकालना है। और मैक्सिमम निकालने के लिए यहाँ पे क्या है कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इक्वेशन का, जिससे कि हमको एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल सके। मतलब कैसे है वो मैं अभी बताता हूँ। आप हमको मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वो कैसे निकल सकती है, फिर से हम यू वाला इंटरनल एनर्जी का रिलेशन यूज कर सकते हैं, 1.5 पीवी माइनस 85। और इस वाले इक्वेशन में P की जो इक्वेशन निकल के आई थी A प्लस बीवी वाले टर्म में, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। वो क्या आ जाएगी, P को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया A प्लस बीवी टाइम्स V माइनस 85। और यहाँ पे A क्या था, वो था 1.5, A हमारा निकल के आया था 1160, और B हमारा निकल के आया था माइनस 800 टाइम्स V होल टाइम्स V माइनस 85। ये हमारी रिलेशन निकल के आ गई U की, ठीक है। अब मैक्सिमाइजेशन के लिए हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे निकलेगा, डेल यू बाई डेल वी हम अगर कर देंगे जीरो के बराबर, तो डेल यू बाई डेल वी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1160 माइनस 800 इंटू 2 V इज इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी 1160 डिवाइडेड बाय 1600 इज इक्वल टू 0.725। तो एट 0.725 मीटर क्यूब वॉल्यूम पे जो हमारा इंटरनल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये U मैक्स निकालने के लिए वापस से इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में V को सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो क्या निकल के आएगा 1.5 टाइम्स 1160 माइनस 800 टाइम्स 0.725 टाइम्स 0.725 माइनस 85। इसको आप जब सॉल्व करेंगे ये तो U मैक्स निकल के आएगा आपके पास फाइनल U मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 335.5 किलो जूल पर केजी। बट हमारे पास टोटल 1.5 केजी गैस है, तो टोटल U मैक्स अगर हमको निकालना होगा तो अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू को भी इंटू 1.5। फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगी हमारे पास U मैक्स की, वो आ जाएगी 1.5 टाइम्स 335.5, वो आ जाएगी सीधे किलो जूल में। तो U मैक्स है हमारा 503.25 किलो जूल्स। ये हो गया इसका आंसर।
तो 660 किलो जूल हो गया नेट हीट ट्रांसफर और मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी 503.25 किलो जूल। ये हो गए इसके दोनों आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 4.15 की तरफ। क्वेश्चन 4.15 में बोल रहा है द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि सीपी की वैल्यू, एक रिलेशन, एक फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सीपी इज इक्वल टू 2.093 प्लस 41.87 डिवाइडेड बाय टी प्लस 100 जूल पर डिग्री सेल्सियस, जहां पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। द सिस्टम इज हीटेड व्हाइल इट इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक अंटिल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 से 2400 सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 0 से 100। निकालना क्या हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन और हाउ मच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज, दो चीज निकालनी है। तो पहली चीज तो ये करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को हम केल्विन के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ जो टेम्परेचर है ये टी, ये हो गया डिग्री सेल्सियस में। अगर इसी में हम ऐड करेंगे 273, तो वो हमारा हो जाता है टेम्परेचर इन केल्विन, ये तो पता ही है आपको। तो ये जो टी की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल टी माइनस 273, और इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। और फाइनल जो क्यू की वैल्यू होती है वो होती है सीपी डी टी, सीपी कैपिटल टी टी और टी1 से टी2, और यहाँ पे जो टी1 टी2 लेंगे वो भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 0 और 100 को। तो फाइनल जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 273 केल्विन, ये था इनिशियल टेम्परेचर, और 373 केल्विन ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। और सीपी की वैल्यू हो गई अब 2.093 प्लस 41.87 होल डिवाइडेड बाय टी। अब यहां पे टी को सब्सटीट्यूट करेंगे तो कैपिटल टी माइनस 273 प्लस 100 होल कैपिटल डी टी। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करके क्यू निकालना है। इंटीग्रल भी पता है हमको, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं इसको इरेज कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको इसको जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2.093 कैपिटल टी प्लस 41.87 और ln ब्रैकेट टी माइनस 173 होल ब्रैकेट क्लोज 273 से 373, ये आ जाएगी हमारे पास। इसमें भी जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 373 वाला लेंगे, फिर हम 273 वाला लेंगे, तो फाइनल निकल के क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 2.093 टाइम्स 373 माइनस 273 वो हो गया 100 प्लस 41.87 ln आ जाएगा यहाँ पे 373 यहाँ रखेंगे माइनस 173 तो 200 हो जाएगा। दूसरी बार में 273 माइनस 173 तो 100 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये ln 2 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 209.3 प्लस 41.87 ln 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू, तो Q निकल के यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 238.32 जूल्स। ये हो गई Q की वैल्यू, यही हो गया हमारा आंसर पार्ट 1 का। मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट इंटरेक्शन, Q हो गया आंसर। ठीक है, 238.32 जूल्स। अब हमको क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। वो कैसे निकलेगी, अब Q पता है डेल्टा E प्लस पीडीवी। अब पीडीवी वर्क अगर हम निकाल लेंगे तो हमको पता पड़ जाएगा, डेल्टा ई निकाल सकते हैं हम उससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब पीडीवी वर्क कैसे आएगा, प्रेशर हमको पता है वो है कांस्टेंट। जैसे अगर मैं इरेज कर दूं नीचे, यहाँ पे प्रेशर हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल्स। इसको मैंने ऐसे लिख दिया इंटू V2 माइनस V1। अब V2 कितना है 2400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 2400 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 ये हो जाएगा मीटर क्यूब में, माइनस 2000 अगेन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6 ये हो जाएगा मीटर क्यूब में। तो ये पी डीवी वर्क हो गया। अब ये 10 टू द पावर 3 से ये कैंसिल आउट होके ये फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे ये आपके पास निकल के आ जाएगा टोटल में 40.53। तो 40.53 जूल ये निकल के आ जाएगी, किसकी वैल्यू, पीडीवी वर्क की वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया पीडीवी वर्क का। बट फाइनल आंसर हमको पीडीवी नहीं चाहिए, हमको डेल्टा ई चाहिए।
तो वो हो जाएगा डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी Q माइनस PdV वर्क, वो हो जाएगा डेल्टा ई। तो ये हमने निकाल रखा था 238, इसी में से वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 238.32 माइनस जो भी हमने निकाला 40.53, इसको आप सॉल्व कीजिए, ये आपके पास निकल के आएगा 197.79 जूल्स। ये हो गया आपका आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट इंटरेक्शन 238.32 और इंटरनल एनर्जी 197.79 जूल, ये दोनों इसके हो गए आंसर। अब बढ़ते हैं 4.16 की तरफ। क्वेश्चन 4.16 में बोल रहा है इमेजिनरी इंजन है और रिसीव्स हीट एंड डज वर्क ऑन अ स्लोली मूविंग पिस्टन एट सच रेट्स दैट द साइकिल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 1 kg of working fluid can be represented as a circle 10 centimeter in diameter on a PV diagram in which 1 centimeter is equal to 300 kilopascal or 1 centimeter is equal to 0.1 meter cube per kg. How much work is done per kg of working fluid? और थर्मल एफिशिएंसी हमको निकालनी है इफ द हीट रिजेक्टेड इज 1000 किलो जूल पर केजी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, दो चीज निकालनी है, थर्मल एफिशिएंसी और एक वर्क डन। और जो ये साइकिल है इसकी पीवी डायग्राम में वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, एज अ सर्किल। अगर मैं एक सर्किल प्लॉट करूं जिसका जो डायमीटर है वो ये बता रहा है 10 सेंटीमीटर का है, और अगर ये एक्स एक्सिस है हमारी, इसको हम वॉल्यूम कह सकते हैं, अगर ये वाई एक्सिस है हमारी, इसको हम प्रेशर कह सकते हैं। तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो होगा इसका वर्क डन, यानी कि पीडीवी वाला वर्क यहाँ पे वही होगा एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो वर्क डन हो गया हमारा इंटीग्रल पीडीवी या फिर एरिया ऑफ द सर्किल, वो हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको लिख दिया मैंने पाई बाय 4 इंटू डी कितना है, 10 है, 10 स्क्वायर। लेकिन 10 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी, इसको तो मैंने लिख दिया, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू पहले हम लिख सकते हैं एक्स में, वो हो गई 0.1 और वाई में 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल। तो सीधे आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा किलो जूल के टर्म्स में आ जाएगा। टोटल वर्क डन आ जाएगा 2356.19 किलो जूल्स। ये आ जाएगा पर केजी के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये है वॉल्यूम है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे यूनिट पर केजी ही आएगी। टोटल हमको आंसर इसी रिस्पेक्ट में ही देना। यही आपका आंसर हो गया पार्ट 1 का, कि टोटल जो वर्क डन है पर केजी वो हो गया 2356.19 किलोजूल पर केजी, आंसर हो गया। सेकेंड, एफिशिएंसी निकालनी है, थर्मल एफिशिएंसी, वो कैसे निकलेगी, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, थर्मल एफिशिएंसी होती है हमारी सिस्टम की, वो होती है रेशियो वर्क डन, वर्क डन हमने अभी निकाला है, डिवाइडेड बाय जो हमारी हीट इनपुट होती है। अब हीट इनपुट क्या होती है, वो हो सकती है, लिख सकते हैं W प्लस हीट रिजेक्टेड। ठीक है, वो हो गया। अब हमारा W हमने निकाला है 2356.19 होल डिवाइडेड बाय 2356.19 प्लस हीट रिजेक्टेड 1000, ये भी किलो जूल पर केजी में, तो सब सही है। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी आपकी निकल के आएगी 70.204%। या आंसर जो बुक में दे रखा है वो फ्रैक्शन के टर्म्स में दे रखा है, तो आप 7024 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं एज अ फ्रैक्शन। तो ये हो गया आपका इसका आंसर पार्ट 2 का। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने इसमें बता दिए। 4.16 देख लिया, 4.17 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 4.17 में बोल रहा है गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्रोसेस, जहां पे कि इनिशियल प्रेशर है 1 बार, वॉल्यूम है 1.5 मेगा मीटर क्यूब और इंटरनल एनर्जी एट स्टेट 1 512 किलो जूल। The processes are as follows. Processes 1 से 2 compression with PV equal to constant, जहाँ की फाइनल प्रेशर 2 बार और U2 690 किलो जूल दे रखा है। प्रोसेस 2 से 3 वर्क डन 2 से 3 0 है, Q2 से 3 माइनस 150 किलो जूल है, और फाइनल प्रोसेस 3 से 1 है जहाँ पे वर्क डन 3 से 150 किलो जूल, यानी कि मिल रहा है हमको वर्क। नेगलेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, निकालना क्या है हीट इंटरेक्शन 1 से 2 और 3 से 1।
कैसे निकालेंगे? अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं Q12 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस PdV इंटीग्रल 1 से 2, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम और लिख सकते हैं E2 माइनस E1 प्लस PdV यानी कि P1 V1 ln V2 बाई V1। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट में ये वाला आपका रिजल्ट निकल के आता है। थ्योरी वाले लेक्चर से आपको पता होना चाहिए। नहीं देखें वीडियोस तो जाके आप थ्योरी वाले भी वीडियोस देख सकते हैं मेरे। आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, टॉप पे आई पे भी क्लिक करके आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स मिल जाएंगे, आपको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट थर्मोडायनेमिक्स के जो वीडियो वाले लेक्चर्स हैं उनकी। अब चलिए इसमें जल्दी से हम V1 और V2, अब इस रिलेशन को और भी हम लिख सकते हैं। जैसे E2 हमारा है U2 के बराबर, E2 या U2 एक ही चीज है, वो हम लिख सकते हैं 690 माइनस U1 हो गया 512 किलो जूल प्लस P1 V1, P1 है 1 बार, बार को हमने उसमें कन्वर्ट किया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इंटू 10⁵ इंटू V1 हमको पता है 1.5 ln। अब V2 बाई V1 तो हमको पता नहीं है, इसी रिलेशन को हम लिख सकते हैं क्योंकि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है, तो V2 बाई V1 हो जाएगा P1 बाई P2। तो P1 हमको पता है 1, P2 पता है 2। ठीक है, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट था, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था। V2 बाई V1 हो जाएगा P1 बाई P2, तो P1 पता है P2 पता है, तो 1/2 लिख दिया मैंने। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो Q1 से 2 निकल के आएगा 74.03 किलो जूल। ये हो गया आपका आंसर पार्ट 1 का Q12। सर अब Q31 के लिए क्या करना है हमको? पहले हम देखते हैं प्रोसेस Q2 से 3, उसमें हम अगर लिख सकते हैं Q2 से 3 इज इक्वल टू डेल्टा U या डेल्टा E प्लस वर्क डन इन 2 से 3, ये हो गया 0, यहाँ पे दे रखा है, तो डेल्टा E यानी कि इसको हम लिख सकते हैं U3 माइनस U2 इज इक्वल टू Q2 से 3। ठीक है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q2 से 3, और डेल्टा E की वैल्यू रख दी मैंने U3 माइनस U2 इज इक्वल टू Q23। Q23 हमें पता है, यहां से U3 की वैल्यू आ जाएगी U2 प्लस Q2 से 3, वो हमको दे रखी है माइनस 150 किलो जूल। U2 हमें यहाँ पता है 690, तो 690 माइनस 150 किलो जूल यानी कि 540 किलो जूल। ये हो गई U3 की वैल्यू। अब ये U3 की वैल्यू क्योंकि हमको आगे यूज करनी है, इसलिए हमने U3 निकाला है, क्योंकि U3 नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब अल्टीमेटली हमको क्या निकालना है? Q3 से 1, वो हमने लिख दिया Q31 इज इक्वल टू, तो यहां पे लिख सकते हैं हम डेल्टा E प्लस W। तो अब Q3 से 1 इज इक्वल टू E1 माइनस E3 प्लस W। E के टर्म्स में लिख रहा हूं, बट E और U यहाँ पे सेम है नोमेनक्लेचर में, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो Q3 से 1 इज इक्वल टू U1 हमको पता है 512 माइनस U3 अभी हमने निकाला है 540 प्लस W। अब W 3 से 1 वो है प्लस 50, तो यहाँ लिख देंगे हम प्लस 50। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो Q31 आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 28 प्लस 50, यानी इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो Q3 से 1 आएगा आपका 22 किलो जूल। ये हो गया इसका आंसर पार्ट 2 का, यानी कि Q12 हमने निकाल लिया, Q31 निकाल लिया, दोनों हो गए आपके आंसर रिस्पेक्टिवली। 74.03 किलो जूल हो गया Q12 और Q31 हो गया 22 किलो जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 4.18 की तरफ। बोल रहा है गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्रोसेसेस, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। 1 से 2 है कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, आइसोबारिक है। फिर 2 से 3 कांस्टेंट या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक इसका इक्वेशन है जिसमें कंप्रेशन हो रहा है। और 3 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम, उसमें यहाँ पे U1 माइनस U2 U3 दिया हुआ है। अज्यूमिंग देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्केच द साइकिल ऑन PV डायग्राम, फिर कैलकुलेट नेटवर्क डन फॉर द साइकिल। उसके बाद हीट ट्रांसफर Q12 निकालना है, उसके बाद शो करना है समेशन टोटल हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू समेशन टोटल वर्क।
इन द साइकिल। पहले हम लोग साइकिल यहाँ पे प्लॉट करते हैं। जैसे ये मैंने प्लॉट करने की कोशिश करी, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। पहला है 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर, तो ये वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया। फिर 2 से 3 हो गया कंप्रेशन। तो जैसे मैं 0.3 यहाँ पे मार्क कर देता हूं, ठीक है। ये 2 से 3 और फिर 3 से 1 एक्सपेंशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हमको 3 पॉइंट मिल गए, ये 1 2 3। यहाँ पे हमको प्रेशर पता है, वो है 1.4 बार। वॉल्यूम V1 पता है, V2 नहीं पता है, ठीक है। वर्क डन W12 पता है। उसके बाद U3 इज इक्वल टू U2 है, ये पता है। यहाँ पे ये PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर्व है, और U3 इज इक्वल टू U2 है। उसके बाद U1 माइनस U3 ये भी पता है, -26.4। अब क्या करना है, पहले हमको एक चीज दे रखी है, वो है W12, वो है 10.5 किलो जूल। इससे हम V2 निकालेंगे। तो W12 हो गया PdV, यानी कि 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इंटू V2 माइनस V1 पता है हमको 0.028 मीटर क्यूब। ये हो गया PdV वर्क इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। यहां से हमने V2 निकाल लिया। V2 हमारे पास आ जाएगा, V2 निकल के आया 0.103 मीटर क्यूब, ठीक है। V2 हमको पता चल गया। अब V2 हमको जब पता है, उससे हम आगे निकाल सकते हैं। पहला स्टेप है V2 निकालना। V2 हो गया 0.103 मीटर क्यूब। अब हमने W23 निकालना है। तो W23 हो जाएगा P2 V2 ln V3 बाई V2। इसके बाद P2 हमारा इक्वल टू P1 है, तो वही हम लिख सकते हैं 1.4 बार इंटू 10 टू द पावर 5। V2 हमने अभी निकाला ही है 0.103 इंटू ln V3 बाई V2। V3 तो हमको पता नहीं है, बट यहाँ पे देखिए आप V3 इज इक्वल टू V1 है। V1 हमको पता है, V1 हो गया 0.028 अगेन डिवाइडेड बाय V2 जो हमने अभी निकाला है 0.103। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो W2 से 3 ये आ जाएगा आपके पास -18.783 किलो जूल्स। तो W23 आ गया हमारे पास, ठीक है। W12 हमको पता था, वो तो दे रखा है क्वेश्चन में, 2 से 3 निकाल लिया। अब 3 से 1 हमने देखना है, तो W23 इसको अलग रखिए। उसके बाद W3 से 1, क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा, या कोई भी वर्क हमको ना करना है ना हमको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सेम है। तो PdV वर्क हो गया 0, तो W3 से 1 हो गया 0, ठीक है, ठीक है। अब जो टोटल साइक्लिक नेटवर्क है वो क्या होगा, W12 प्लस W23 प्लस W31। तो W12 वो है 10.5 प्लस 2 से 3 वो है -18.783 प्लस 0। तो नेट में जो हमारा निकल के आएगा वर्क, वो आएगा, जो फाइनल नेट वर्क इन आएगा, इन द साइकिल आएगा, नेट वर्क हो जाएगा -8.283 किलो जूल्स। ये हो गया हमारा आंसर पार्ट डी का, -8.283 किलो जूल्स, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, नेट हीट ट्रांसफर फॉर द प्रोसेस Q1 से 2। वो कैसे निकलेगा, वो निकल सकता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो Q1 से 2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस जो हमारा W12 होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब U2 और U1 हमको निकालना पड़ेगा, वो हमको पता नहीं है। U2 U1 हमको निकालना है अलग से, क्योंकि W12 तो पता है, बट U2 U1 यहाँ पे नहीं दे रखा है। हमको कुछ चीजें दे रखी हैं, एक है U3 इज इक्वल टू U2 और U1 माइनस U3 इज इक्वल टू -26.4। ये दोनों इक्वेशन यूज करके अगर मैं लिख सकता हूं U1 माइनस U3 इज इक्वल टू -26.4, और U3 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा U2 को, तो U1 माइनस U2 भी हो गया -26.4, ठीक है। और अगर मैं दोनों तरफ माइनस ले लूं
तो U2 माइनस U1 हो जाएगा 26.4 किलो जूल्स। वही चीज मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो Q12 हो जाएगा हमारा, Q1 से 2 हो जाएगा हमारा 26.4 प्लस W12 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 10.5 किलो जूल, तो ये निकल के आएगा अपने पास, टोटल वैल्यू आएगी निकल के 36.9 किलो जूल। ये हो गया इसका आंसर, Q1 से 2 ये हो गया इसका आंसर। तो पार्ट सी का आंसर हो गया 36.9 किलो जूल। ठीक है, दो पार्ट ये हो गए। अब जो है हमको फाइनल प्रूव करना है कि साइकिल का जो टोटल समेशन Q है इज इक्वल टू समेशन W। कैसे करेंगे? पहले तो हमको Q, सारे Q निकालने हैं, सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस के, यानी कि Q12, Q23 और Q31 हमको पता होने चाहिए। अभी Q12 तो हमने निकाला हुआ है अभी इस पार्ट सी में, वो तो हमको पता है ऑलरेडी, बट 2 से 3 और 3 से 1 नहीं पता है, तो वो पहले सेपरेटली निकालते हैं। कैसे? Q2 से 3 इज इक्वल टू U3 माइनस U2 प्लस W2 से 3। अब U3 इज इक्वल टू U2 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो Q23 इज इक्वल टू W23 इज इक्वल टू माइनस 18.783 किलो जूल्स। ठीक है, इसी तरह से Q3 से 1 इज इक्वल टू U1 माइनस U3 प्लस W31। इसको अगर हम लिखेंगे तो U1 माइनस U3 दे रखा है माइनस 26.4 प्लस W31, वो हो गया 0 क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो Q31 आ गया माइनस 26.4 किलो जूल। अब हमको तीनों पता चल गए, अब इसको हम जल्दी से ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ Q12, वो हमने निकाला था यहाँ पे पार्ट सी में, वो आया था हमारा Q12 आया था 36.9। ठीक है, प्लस Q2 से 3 वो हम लिख देंगे ये, यानी कि हो गया ये माइनस 18.783। उसके बाद Q3 से 1 यानी कि माइनस प्लस ऑफ माइनस 26.4 किलो जूल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका निकल के आएगा माइनस 8.283 किलो जूल्स। और यही जब हमने यहाँ पे नेटवर्क निकाला था पार्ट बी में, उसका भी आंसर था माइनस 8.283 किलो जूल। हेंस हमने ये प्रूव कर दिया है कि समेशन Q इज इक्वल टू समेशन W इन द साइकिल। एक क्लोज साइकिल में जो टोटल हीट ट्रांसफर का रेट है टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर हो गया। तो यही हमारा आंसर या पार्ट डी का एक तरह से प्रूफ था, वो हमने शो कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कोई भी डाउट रहा हो तो। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा। अब हमारी वेबसाइट www.onepointacademy.com पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो एडेड है, वहां पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जो बुक्स वाला लिंक है उस पर जरूर जाके आप चेक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी बुक्स हैं आप जाके परचेज कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बुक्स वहां पे एडेड हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है केवल 29 रुपीज पर मंथ से स्टार्टिंग है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ही आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप वहां पे भी जाके चेकआउट करके ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। और आपको वीडियोस और भी दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, वीडियोस और प्लेलिस्ट, वो भी आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।